हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं मैं आपके जनरल स्टडीज का अध्ययन करा रहा हूँ। तो जनरल स्टडीज में आज हम लोग जो अभी बायोलॉजी का आपके जीआईसी अल्टीग्रेड का पेपर हुआ है, उसके जो जनरल स्टडीज का पार्ट है उसको हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, जिससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। साथियों, आप जानते हैं इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते वक्त जो इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड डाटा होते हैं उनको भी हम लोग डिस्कस किया करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं उनकी पीडीएफ को प्राप्त करना तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लें। एक छोटी सी फीस पे करके आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर अभी जो है आपके जीआईसी लेक्चरर के लिए नए सिरे से मैटर वहां पर प्रोवाइड कराने की तैयारी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं भैया, पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में दिए गए कूट से में जो है सही उत्तर आपको चयन करना है। तो देखो भैया, ये है पुस्तकें, ठीक है। ये पेपर अपने आप में जो है ऐतिहासिक पेपर रहा था, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि किस तरीके से फंसाने का प्रयास किया है। भाई जीआईसी अल्टीग्रेड बायोलॉजी की अगर बात किया जाए तो वहां पर सीटें कम थे, ठीक है। आयोग ने बहुत बढ़िया फंसा दिया जो है जीएस वाले पोर्शन में खास करके, और सब्जेक्ट भी इतना आसान नहीं था। तो फिलहाल देखें यहाँ पर, ये है पुस्तकें और ये है इतिहासकार, और ये दिया गया है नीचे कूट। इसके माध्यम से आपको बताना है सही विकल्प। सही विकल्प है भैया ये वाला आपका। तो ये है आपका, अगर हम बात करें पहले का दूसरा, ठीक है, और उसके बाद बी का 1, ये इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद सी का तीसरा हो जाएगा और डी का चौथा। तो ये जो आंसर हमको प्राप्त हुआ उसके माध्यम से, तो अगर हम बात करें तो इंडिया टुडे रजनी पालमे दत्त, ठीक है। अगर हम बात करें मॉडर्न इंडिया का सुमित सरकार, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें जो है आपके ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया का राइटर की बात, तो पार्सिवल स्पीयर, इन्होंने इसका आधुनिक भाग संपादित लिखा है, ठीक है। अगर हम बात करें सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, तो इसके कौन है राइटर, ये आर देसाई साहब। तो ये पुस्तकें भारतीय इतिहास और राष्ट्रवाद के अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती हैं, तो इनके बारे में दिया गया। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो भाई, आईने दहसाला बंदोबस्त कब लागू किया गया था, ठीक है। तो बात हो रही आईने दहसाला बंदोबस्त, तो 1570, 1586, 1580, 1576। ये देखो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है 1580। आईने दहसाला या टोडरमल बंदोबस्त मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में 1580 में लागू किया गया था। इस व्यवस्था के वास्तुकार अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल थे, ठीक है। इसके अंतर्गत पिछले 10 वर्षों के, ठीक है, 10 माने 10, साल माने वर्ष के उत्पादन और प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर राजस्व निर्धारित किया जाता है। यह मतलब निर्धारित किया जाता था। यह एक प्रकार की अस्थायी और वैज्ञानिक भू राजस्व प्रणाली थी, ठीक है। तो ये आईने दहसाला। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, किस राज्य की विधानसभा प्रथम बार ऐसी विधानसभा बनी जिसमें अनुवादक की सुविधा है, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। बड़े अच्छे से आपको याद होना चाहिए, और जिन्होंने पढ़ा है उनको तो याद ही है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा हुआ था। तो यहाँ पर देखें, जो सही विकल्प है मित्र वो उत्तर प्रदेश विधानसभा देश की ऐसी पहली विधानसभा बनी है जहां सदस्यों के लिए अनुवादक यानी ट्रांसलेटर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे विधानसभा सदस्य अब अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में सदन को संबोधित कर सकते हैं, और अन्य सदस्य उसे हेडफोन के माध्यम से हिंदी या अंग्रेजी में समझ सकते हैं। यह कदम विधायी प्रक्रियाओं में भाषाई समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ो भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, निम्नलिखित घटनाओं में पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर के अंतिम गतिविधि तक देखो यहाँ पर, ये है भैया आपका मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ केस, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ केस, गोलकनाथ केशवानंद। खूब अच्छे से याद होना चाहिए ये दोनों, हम ज़्यादा तो नहीं कहते लेकिन ये दोनों हम लोगों ने कई बार, गोलकनाथ जो है नाथ बनाम पंजाब राज्य केस, और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस, कई बार हम लोगों ने इसको देखा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो चूंकि गोलकनाथ जो है 1967 में है, ठीक है। उसके बाद केशवानंद भारती केस की बात होती है 1973 में। तो इस तरीके से पहले नंबर पर ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, और उसके बाद ये हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो है 3, फिर उसके बाद 4, तो ये आपका कूट जो सही हो जाएगा मित्र वो हो जाएगा तीसरा। तो अगर आप देखें तो इस तरीके से यहाँ पर होगा। उसके बाद मिला लेंगे हम मिनर्वा मिल्स जो है भारत संघ केस की अगर हम बात करेंगे तो ये भैया है 1980 में, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे तो एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ केस, तो एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ केस जो है ये 1981 में है। तो अगर हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करें तो केशवानंद भारती केस जो है वो संबंधित है संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित करने से, ठीक है। और गोलकनाथ
बनाम पंजाब जो है संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, उससे संबंधित है। मिनर्वा मिल्स ये है न्यायिक समीक्षा और मूल ढांचे को सुदृढ़ बनाने से संबंधित है। ठीक है। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1981 न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित। तो इस तरीके से चीजें ये हैं। यहाँ पर देखो इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। अब जिन्होंने पढ़ा है, जो लगातार 3,500 से ज़्यादा क्वेश्चन कराए गए हैं, उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट डाटा हम लोगों ने तमाम और भी जो है करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व किया। और जो पढ़े हैं उनको तो पता चलेगा, जो नहीं पढ़े हैं तो उनको कहाँ से पता चलेगा कि क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है, पढ़ाया गया है नहीं पढ़ा। जीएस बहुत ब्रॉड है यार, जीएस को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही नहीं होता। हालांकि मैं मानता हूं कि ये जो पोर्शन है जीएस का ये टफ था, लेकिन अब ये कहिए कि बिल्कुल भी आप उसको टच ना कर सके, 10-12 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते थे, और किया है लोगों ने। जिन लोगों ने मेहनत से पढ़ा है उन्होंने 10-12-13 क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में दिए गए कूट से सही उत्तर आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर यह है राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, ये है आपका स्मारक और पुरातत्व वस्तुओं पर राष्ट्रीय मिशन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला जो है केंद्र, आधुनिक कला और राष्ट्रीय गैलरी। तो ये सब चीज़ें हैं आपका यहाँ पर उद्घाटन और शुभारंभ। तो हालांकि पेपर का लेवल तो भाई नेक्स्ट लेवल का बनाया है। ऐसे क्वेश्चन का हम लोग एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं कि इस टाइप के एग्जाम्स में पूछा जाए, लेकिन अब ठीक है, आयोग अपना भाई ताकत तो दिखाई करेगा। ये देखो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 2003। ठीक है, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, और इसको हमने बताया है। ठीक है, 2003। तो अगर आदमी मिलाए भी इस तरीके से कि चलो 2003 ये हो गया, 1 का 3 हो गया, तो यहाँ पर देखो 2 में कन्फ्यूजन हो जाएगा। उसके बाद स्मारक एवं पुरातत्व वस्तुओं पर जो है राष्ट्रीय मिशन, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये भैया है आपका 2007। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इसको हम लोगों ने देखा हुआ है कि ये कब था। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये आपका है भैया 1985 में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको आराम से मिल जाएंगे, ये चौथा और उसके बाद यहाँ पर देख लो। तो यहाँ पर आप इसको छांट सकते थे इस तरीके से, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता, बशर्ते कोई जरूरी नहीं कि चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो, तो दिमाग लगा कर आप कर सकते हैं। आधुनिक कला की राष्ट्रीय गैलरी, ये हमने नहीं देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से 1954 हो जाए। अब देखो यहाँ पर आधुनिक कला की राष्ट्रीय गैलरी की अगर हम बात करें तो ये 1954 में हो गया। ठीक है, सबसे पुरानी संस्था है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जी, ये 1985 में स्वर्गीय जो है इंदिरा गांधी की स्मृति में बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, ये 2003 में है। किसमें है? 2003 में है। पांडुलिपियों के संरक्षण हेतु, ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से याद हमको देखा है। स्मारक और पुरातत्व वस्तुओं पर राष्ट्रीय मिशन 2007। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगाकर इसके आंसर को हम प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए था सूचियों में दिए गए कूट को सही उत्तर आपको बताना है। आप देखो यहाँ पर संविधान का 69वां संशोधन अधिनियम 1960। तो ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर है भैया, और ये है संविधान का 75वां संविधान संशोधन। अब सूची 2 चूंकि बहुत बड़ा था इसलिए सेट नहीं किया गया है। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से है भैया 1, 2, और ये इसमें भी काफ़ी चीज़ें, जैसे आपका 10वें वित्त आयोग की सिफारिशें हो गई। ठीक है, यहाँ पर देखो दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी के स्टेट्स की घोषणा, और उसके बाद इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा हुआ है क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो सही है मित्र वो है आपका ये। ठीक है, 1 का अगर हम बात करें तो इसका हो जाएगा भैया ये आपका 5वां। ठीक है, तो संविधान का 69वां संशोधन जो कि अधिनियम होगा 1961 में। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें 1991 में। ठीक है, ये अधिनियम 1991 में हो जाएगा। उसके बाद B1 हो जाएगा, बी का ये 1 हो गया। ठीक है, संविधान का 75वां संशोधन अधिनियम 1994। ठीक है, उसके बाद C का चौथा हो जाएगा, C का ये है भैया है क्या आपका चौथा, 10वें वित्त आयोग। C का संविधान का 80वां संशोधन अधिनियम जो कि 2000 में आया था, ये हम लोगों ने इसको देखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपका डी का सेकंड संविधान का 83वां संशोधन, अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था, इसको भी हमने देखा है। ठीक है, बशर्ते पढ़ना पड़ेगा मित्र, ऐसे नहीं होती ये चीज़ें। तो मित्र यहाँ पर अगर इस तरीके से हम देखें तो जो 69वां संशोधन था 1991 में हुआ था, उसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का दर्जा दिया गया था। और अगर हम बात करें 75वां संशोधन 1994 में किराया जो न्यायाधिकरणों की स्थापना यानी रेंट के बारे में
और उसके बाद 80वां संशोधन 2010 में वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र राज्य कर बंटवारों की व्यवस्था थी। 83वां संशोधन अरुणाचल प्रदेश में एससी जनसंख्या नगण्य होने के कारण पंचायतों में उनके आरक्षण पर रोक लगा है। तो ये इससे संबंधित थी। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। नक्शा कार्यक्रम किस सरकारी पहल के तहत कार्यान्वित किया जाता है? तो डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण, ये देखो स्मार्ट सिटीज। तो थोड़ा सा इसमें आपको ये नया क्वेश्चन है, हालांकि आप इसको दिमाग लगा करके कर सकते थे। यहाँ पर जो है डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत है ये। तो अगर हम बात करें नक्शा कार्यक्रम का संबंध भू अभिलेखों से के डिजिटलीकरण से है। यह डिजिटलकरण जो है इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत कार्यान्वित किया जाता है। इसका उद्देश्य भू मानचित्रों को डिजिटल बनाना और उन्हें अद्यतन करना, यानी ताकि भू स्वामित्व में पारदर्शिता आए, विवाद कम हो। तो ये हो गया। भारत के जिन राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित नहीं है वो कौन है? देखो यहाँ पर तो भाई बात हो रही है सूती वस्त्र उद्योग स्थापित नहीं है, तो कूट के माध्यम से 1, 2 और 3। तो जम्मू कश्मीर, गोवा और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर भारत सूती वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से कहाँ है? महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश, पंजाब में है, ठीक है। पंजाब के खास करके लुधियाना और अमृतसर आदि में केंद्रित है, और हम लोगों ने इसको देखा है अच्छे से। जम्मू कश्मीर मुख्य रूप से ऊनी और रेशमी वस्त्रों के लिए जाना जाता है। और अगर हम बात करें गोवा का, तो गोवा जाना जाता है भैया पर्यटन और खनन प्रधान है, यह सूती वस्त्र उद्योग नगण्य है यहाँ पर। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ भी कोई बड़ा सूती वस्त्र उद्योग स्थापित नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पर हो जाती है। तो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। मधुमक्खी का नृत्य स्वरूप जो भोजन खोजने का संचार के लिए उपयोग करते हैं, तो इसको भाई हमने नहीं देखा है। सर्पिल और गोल नृत्य, गोल और पूंछ हिलाने वाला नृत्य, पूंछ हिलाने वाला पंख फड़फड़ा और पंख फड़फड़ाने वाला नृत्य, अंडाकार और सर्पिल नृत्य। तो बताओ भाई ये क्या है, कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर देखो सही है आपका बी, ये गोल और पूंछ हिलाने वाला नृत्य, ये सही विकल्प है आपका बी वाला, ठीक है। तो ये देखें, आप जो पढ़े हैं उनको मिलेगा ये, हालांकि ये हम लोगों ने नहीं देखा था। ऑस्ट्रियाई जीव विज्ञानी कार्ल वान फ्रिस ने मधुमक्खियों की संचार भाषा की खोज की। मधुमक्खियाँ भोजन के स्रोत की दूरी बताने के लिए 2 प्रकार के नृत्य करती थी। गोल नृत्य, जब भोजन का स्रोत छत्ते के पास होता है, ठीक है, 50 से 75 मीटर के अंदर। और पूंछ हिलाने वाला नृत्य, जब भोजन का स्रोत दूर होता है। तो बताओ, इस टाइप का क्वेश्चन बना के दे दिया यार, पता नहीं। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन ये भाई है जो है आपके मैथ्स का। तो यहाँ पर देखें इसका जो विकल्प सही है मित्र, हालांकि ये विवाद होगा इसमें, चूंकि सही यही होना चाहिए। जो मुझे आंसर मिला वो 62.8 आपके ऑप्शन में है। 61.8 आपके ऑप्शन में है, और आंसर आ रहा है 62.8, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। ये है अमृतकाल की दृष्टि विजन के दर्शन में निम्नलिखित कथनों पर। इसका उद्देश्य युवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए नागरिकों को अवसर प्रदान करना। इसका उद्देश्य मजबूत एवं स्थिर व्यापक आर्थिक वातावरण तैयार करना। देखो ध्यान समझो, इस टाइप के क्वेश्चन इसीलिए हमने बार बार ये कथन कारण और उसके बाद जो है सुमेलित नहीं है, इसीलिए देखो आयोग का एग्जाम है, आयोग भैया ऐसे क्वेश्चन बनाता है। तो आप इसको देखें और इसी तरीके से मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, क्योंकि जीएस का कोई तोड़ नहीं। आप जो है आईएएस की तैयारी नहीं करके जीएस को निकाल पाएंगे मित्र, ये बात समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, इन चारों कूटों में जो सही है वो है ये, ठीक है। 1 एवं 2 दोनों सही है, और अक्सर ऐसे में होता है। केंद्रीय बजट 2023-24 में अमृतकाल के जो है विजन को रेखांकित किया गया है। इसमें 3 प्रमुख उद्देश्य शामिल थे जो है इसके। एक है युवाओं का विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर उपलब्ध कराना, दूसरा है रोजगार सृजन में वृद्धि करना, और एक जो है मजबूत और स्थिर व्यापक आर्थिक वातावरण तैयार करना। तो इसलिए यहाँ पर दोनों जो है कथन सही है, और आप लोग इसको बराबर सुनते हैं भी हैं, तो सामान्यतः इसको किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में दिए गए उत्तर आपको सही, आपको कूट के माध्यम से बता। देखो लौ अयस्क खाने, और ये है राज्य। आप बताओ जो है ये आपका यहाँ पर देखो जो कूट है, कूट के माध्यम से ये आपका सही है। तो देखिए यहाँ पर भारत की प्रमुख लौ अयस्क खानों का सुमेलन अगर हम बात करें, बादाम पहाड़, तो ये है भैया आपका बादाम पहाड़, ये उड़ीसा में है, ठीक है। और बी का 3 नोवा मुंडी, ये है झारखंड में, ठीक है। ये नोवा मुंडी हम लोगों ने एक बार देखा है। सी का अगर हम बात करें 2, तो ये है आपका चंद्रपुर महाराष्ट्र में। और उसके बाद अगर हम बात करें D1, तो ये है तुमकुरू, तो यहाँ पर ये कर्नाटक है, ठीक है। तो अगर हम बात करें नोवा मंडी का, नोवा मंडी आपका जो है ये झारखंड में है। तो बी का ये ऑप्शन आपका 3 सही था। तो यहाँ पर 2 ऑप्शनों में बी का 3 मिला हुआ है,
तो ये कन्फ्यूजन हो सकता है, बशर्ते थोड़ा सा और दिमाग लगा के इस आंसर को किया जा सकता था, क्योंकि हमने एक ही देखा था इसका। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। ये है भैया आपका ये है एक बिजली का खंभा, ऊंचाई, ये भैया मैथ का क्वेश्चन है। और आप यहाँ पर जो मुझे आंसर मिला वो यही है, हालांकि देख लीजिएगा अपने हिसाब से। देखो अगला क्वेश्चन ये है भाई, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य के सकल प्रजनन दर TFR सर्वाधिक है? बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय और झारखंड। देखो इसको हमने देखा भी है, ये है भैया बिहार, ठीक है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक सकल प्रजनन, ठीक है, अगर हम बात करें टोटल फर्टिलिटी रेट जो है TFR बिहार राज्य की है, जो कि 3.0 प्रति बच्चों की संख्या भी है। तो इसके बाद मेघालय 2.9 और उत्तर प्रदेश 2.4 का स्थान आता है। भारत का औसत दर TFR 2.0 हो गया है, जो कि प्रतिस्थापन, और 2.23 था, मतलब 3 था उस समय। इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था हमारे GIC LT ग्रेड 2018 के पेपर में, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये चीज़ पूछा गया था वहाँ पर। तो इसको हमने वहाँ पर डिस्कस भी किया, इसके अतिरिक्त एक बार मैंने इसको जनसंख्या संबंधित में भी डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है। तो बायो रेमेडिकल कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों को छीड़ करने, ये देखो भाई इस तरीके से दिया हुआ है। हालांकि इसके आंसर में मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन में था, ये आंसर हम लोगों ने नहीं देखा हुआ था, लेकिन इसमें जो सही आंसर है मित्र वो है, बताया गया है B। A और R दोनों सही, परंतु R एक की सही व्याख्या नहीं करता है। इसमें अगर हम बात करें तो बायो रेमेडिकल में सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, फंगस आदि की प्राकृतिक जो है जो क्षमता होती है उसका उपयोग किया जाता है। ये सूक्ष्म जीव कार्बनिक एवं अकार्बनिक प्रदूषकों को तोड़कर उन्हें कम विषैला या पूर्णतः निरापद बना देते हैं, इसलिए अभिकथन A पूर्णतः सही है, ठीक है। कौन? अभिकथन जो ये है ये पूर्णतः सही है, ये वाला, ठीक है, अभिकथन। और बायो रेमेडिकल को समानता पर्यावरण अनुकूलन और कम हस्तक्षेप वाली तकनीक माना जाता है, ठीक है। हालांकि कुछ परिस्थितियों में इसमें मानव नियंत्रण या हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए कारण R भी सही है। लेकिन कारण R जो है ना, ये स्पष्ट नहीं करता कि बायो रेमेडिकल सूक्ष्म जीवों की क्षमता पर क्यों निर्भर करता है, तो इसलिए हम इसको मान सकते हैं। अब भगवान जाने आयोग क्या मानेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ो भैया, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, सूची 1 को सूची 2 से में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से आपको उत्तर बताना है। तो ये देखो इस तरीके से, ये पर दूसरे की विभाजित इस तरीके से अगर हम देखें तो भैया ये है आपके मैथ का क्वेश्चन, और मैथ में जो मुझे प्राप्त हुआ वो ये है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अब आगे देखो अगला, मध्य साइबेरियन पठार कहाँ स्थित है? कई बार इसको हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, अलग अलग तरीके से, तो थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन तो रहेगा ही। लीना नदी और बेरखोयांग श्रृंखला के मध्य, इस तरीके से है, लेकिन ये क्या है? टेनेसी नदी और लीना नदी के मध्य, ठीक है। इसको हम लोगों ने वर्ल्ड जियोग्राफी और प्रैक्टिस के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मध्य, ठीक है, मिडिल साइबेरियन जो प्लेटू है उससे संबंधित में इसको हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ। अगर हम बात करें आपके मध्य साइबेरियन पठार रूस में स्थित एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र है। यह पश्चिम में एनसे नदी और पूर्व में लीना नदी के मध्य विस्तृत है। यह एक प्राचीन आग्नेय चट्टानों से बना पठारी क्षेत्र है जो खनिज संसाधनों, कोयला, लौह, अयस्क, सोना, हीरा में अत्यंत समृद्ध है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन, ये है भैया चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान के संदर्भ में। देखो इसको देखा है हम लोगों ने कि नहीं देखा है, याद हो जाना चाहिए। CCNNIAM जोधपुर राजस्थान में स्थित है। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन 1988 में स्वास्थ्य संगठन के रूप में स्थापित एक प्रमुख राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है। अब बताओ इसका सही विकल्प क्या होगा भाई? सही विकल्प आपका है B, ठीक है, केवल 2। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन 1988 में स्वास्थ्य संगठन के रूप में स्थापित एक प्रमुख राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है, ठीक है। अगर चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 8 अगस्त 1988 को की गई है। यह कृषि मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, तो इसलिए जो है यहाँ पर कथन जो 2 है सही है। लेकिन यह संस्थान जयपुर में स्थित नहीं है में स्थित है, ना कि जोधपुर में, ठीक है। ये जयपुर में स्थित है, जोधपुर में नहीं है, ठीक है। तो ये भी ध्यान आपको रखना है, इसलिए कथन ये जो है गलत है। तो यह संस्थान कृषि विपणन में अनुसंधान, प्रशिक्षण और परामर्श प्रदान करता है।
आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अनुप्रयुक्त नाइट्रोजन की प्रतिक्रिया किस दशा में काफ़ी घटने लगती है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन जो है ये है डी, अत्यधिक क्षारीय जल में। ठीक है, मतलब घटने से संदर्भ में ये प्रयुक्त किया गया है। यह जो है सिंचाई या जो है मृदा में क्षारिकता अधिक होती है, यानी पीएच मान ऊंचा होता है, तो नाइट्रोजन उपयोग दक्षता काफ़ी घटने लगती है। उच्च पीएच पर अमोनिया नाइट्रोजन का वाष्पीकरण होकर अमोनिया गैस के रूप में उड़ने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे पौधे को उपलब्ध होने वाली नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है। तो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो, दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। तो उपनिषदों का संकलन वैदिक काल के अंत में, और उपनिषदों का चिंतन आत्मा के विचार के इर्द गिर्द केंद्रित, ना कि बलिदान के नीचे। अब देखो इसको यहाँ पर तो इतने लंबे लंबे कथन बनाए गए हैं कि कंफ्यूज आदमी वैसे ही हो जाए। देखो यहाँ पर ये और आर दोनों सही, आर एक ही सही व्याख्या करता जो मुझे आंसर मिला है। तो उपनिषदों को वेदांत यानी वेदों का अंत भी कहा जाता है, क्योंकि इसका संकलन वैदिक काल के अंतिम चरण में हुआ है। यह वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। उपनिषदों की मुख्य विषय वस्तु दार्शनिक है, जो कर्मकांड और जो है बलिदान के स्थान पर आत्म विद्या, ब्रह्म और मोक्ष पर केंद्रित है। यह वैचारिक बदलाव ही इसके संकलन के कारण और प्रकृति को परिभाषित करता है। अतः कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य क्या है। अब देखो इसको, ये है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। यहाँ पर एक बार ये क्वेश्चन हमारे सामने आया हुआ था, हालांकि ये लोक सेवा आयोग के द्वारा एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो मुझे याद नहीं है आप लोगों को मैंने कराया था कि नहीं कराया था, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने राष्ट्रीय गोकुल मिशन को हमने देखा है। और यहाँ पर देखें, राष्ट्रीय गोकुल मिशन का जो संबंधित जो ऑप्शन है वो सही है आपका, देसी गाय और भैंसों की नस्लों का संरक्षण और विकास करना। ठीक है, तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत दिसंबर 2014 में की गई। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, भारत की स्वदेशी गोजातीय नस्लों का संरक्षण और संवर्धन करना। इसके तहत गिर, शाहीवाल, राठी और थारपाकर जैसी उच्च आनुवंशिक योग्यता वाली देसी नस्लों के विकास पर जोर दिया जाता है, ताकि दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो सके और पशुओं की उत्पादकता बढ़ाई जा सके। तो इस तरीके से इसका आंसर यहाँ पर भी मिल जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट में आपको उत्तर बताना है। ये देखो यहाँ पर भैया, तो ये है आपके बहादुर शाह और फर्स्ट जहांदार शाह, फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह, इसके प्रचलित नाम। तो इनके प्रचलित नामों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन है आपका ये वाला, ठीक है, पहले का तीसरा, बहादुर शाह फर्स्ट, शाह ये बेखबर। ठीक है, और उसके बाद बी सेकंड, बी का ये कामुक मूर्ख, जहांदार शाह को कामुक मूर्ख कहा गया। सी का चौथा है ये घृणित कायर, फर्रुखसियार। ठीक है, और डी का 1 मोहम्मद शाह का रंगीला। तो ये है आपका इनका प्रचलित नाम है, और इसमें से 1-2 को ही हमने देखा था फिलहाल अलग अलग तरीके से सॉल्व करते वक्त। उत्तरवर्ती मुगल शासकों में उनके व्यवहार और शासन शैली के आधार के कारण उनका उपनाम जो है रखा गया था बहादुर शाह फर्स्ट। उसके शासनकाल में कार्यों में उदासीनता के कारण, भैया ठीक है सब अपना मस्त है साहब, शाह ये बेखबर उसको कहा गया है। ठीक है, और जहांदार शाह की बात करें तो इससे अपनी अयोग्यता और लाल कुंवर वेश्या के प्रति आसक्ति के कारण लंपट मूर्ख या कामुक मूर्ख जहांदार शाह को कहा गया है। ठीक है, तो इसको तो हम लोगों ने देखा था। तो इस तरीके से एक अगर मिल जाता है ना तो उससे ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि अब चूंकि भाई कहीं एक बार आ गया और ध्यान में आया कि नहीं आया, और इतना बड़ा क्वेश्चन देखने के बाद आदमी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फर्रुखसियार इससे जो है घृणित कायर कहा जाता था। ठीक है, अब देखो इसमें भी इस पेपर में जहाँ इसकी चर्चा इतनी ज़्यादा रही बायोलॉजी की, यहाँ भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगभग जो है काफ़ी मात्रा में देखने को मिले हैं। तो मोहम्मद शाह, इसे विलासी जीवन और संगीत नृत्य के प्रति प्रेम के कारण इसे रंगीला कहा जाता है था। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन, जगोटा त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन से देश, आप देखो जकोटा ट्रायंगल, ठीक है, याद होगा हो सकता है आपको। तो जकोटा ट्रायंगल के अंतर्गत यहाँ पर ये सी आंसर आता है, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान। ठीक है, तो जकोटा ट्रायंगल पूर्वी एशिया का एक प्रमुख आर्थिक क्षेत्र है। इसमें 3 देश सम्मिलित हैं, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान। तो इसीलिए जापान और जैसे जापान का से कोरिया, ठीक है, कोरिया का को लगा है और ताइवान, तो इस तरीके से इसको बनाया गया है।
तो हालांकि अब ठीक है, हालांकि अलग अलग तरीके से। यहाँ देखो ये लास्ट में हांगकांग हो गया, तो वैसे ही अलग हो जाता। अब यहाँ पर देखो ये भी बन सकता था, लेकिन अब ठीक है, जिनको जानकारी है वो दक्षिण कोरिया, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता। तो देखो यहाँ पर ये अगर हम बात करें तो ये जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान, इन तीनों देशों में 20वीं सदी के उत्तरार्ध में तीव्र औद्योगिकरण और आर्थिक विकास का प्रदर्शन किया। यह क्षेत्र निर्यात उन्मुख अर्थव्यवस्था और उच्च तकनीकी भी निर्माण के लिए जाना जाता है। तो देखो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की संप्रभुता पर सीमाएं हैं? देखो ये है आपका मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, संघीय शासन, लिखित संविधान। देखो भाई यहाँ पर सही विकल्प है आपका डी, ये है आपका ये वाला 1, 2, 3 और 4। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की संप्रभुता है? तो ये चारों हैं। ब्रिटेन की संसद के विपरीत, तो ये भाई इसको अगर ना कर पाए तो फिर क्या? मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, संघीय शासन, लिखित संविधान। काजनी कितनी बार आप लोगों ने देखा होगा इसको। लिखित संविधान, संसद की संविधान के दायरे में रहकर कानून बनाता है। संविधान हमारा लिखित है, हम सब जानते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर संघीय व्यवस्था, संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया है। संसद राज्य सूची के विषयों पर समानतः कानून नहीं बना सकती है, ठीक है। अब देखो न्यायिक समीक्षा, सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, इसकी समीक्षा होती है। और मौलिक अधिकार, संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकारों का हनन करे। तो ये क्वेश्चन तो भाई आप जो है देख ही रहे हैं, कई बार देखा गया है। 2025 में 76वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान प्रदर्शित की जाने वाली तीनों नाव की झांकी। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं देखा था, और ना ही ये थोड़ा सा ढूंढने में भी मुझे कष्ट हुआ। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से दिया गया, लेकिन हमने जो आंसर फाइनल समझा है, सशक्त और सुरक्षित भारत। अब देखो आयोग कौन मानता है। 26 जनवरी 2025 को 76वें गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की संयुक्त झांकी प्रदर्शित की गई। इस संयुक्त झांकी का विकास सशक्त और सुरक्षित भारत रखा गया था, जो तीनों सेनाओं के एकीकृत कार्रवाई और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति के लिए प्रतिबद्धता भी को दर्शाता है। आगे देखो अगला क्वेश्चन ये है भैया आपका, यहाँ पर निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी तक। पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म, पहली भेड़ डॉली का क्लोन बना। देखो ये हम लोगों ने शुरू में ही ये चीज़ देखा था, ठीक है। और पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज और डीएनए के डबल हेलिक्स की खोज, ये दोनों हमें खूब अच्छे से याद है। इन दोनों चीज़ों को हम लोगों ने बड़े अच्छे से देखा हुआ है। तो देखें यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर आपके कूट के माध्यम से थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया है भाई, क्वेश्चन घुमाया। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को ये कराया ना गया हो, जिन लोगों ने पढ़ा। हम इस चीज़ को मानते हैं कि पेपर के लेवल को कठिन किया गया है, लेकिन यार कोई टीचर कैसे इतना जान सकता है, ठीक है। तो आपको प्रिपेयर रहना होगा इन परिस्थितियों से। तो देखो यहाँ पर अब आगे अगर हम बात करें तो ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज है, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा 1928 में किया गया है। अगर उसके बाद हम बात करें तो डीएनए के डबल हेलिक्स की खोज की गई है। तो ये है आपका, मैं बात करूं अगर तो डीएनए का डबल हेलिक्स जो कि वाटसन और क्रिक के द्वारा 1953 में है, ठीक है। उसके बाद पहली टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन, ये है आपका, ठीक है। लुइस ब्राउन जो कि 1978 में यूके के में जन्म हुआ था उसका। और ये डॉली भेड़, ठीक है, भेड़ डॉली का क्लोन बनाया गया था कब? ये 1996 में, ठीक है, क्लोनिंग के द्वारा। तो इस तरीके से ये आपके आंसर को आपको अलग अलग तरीके से देखना पड़ता है भाई, ठीक है, थोड़ा सा तैयार रहना पड़ेगा। देखो यहाँ पर अगला आंसर, हालांकि इस पेपर को लेकर के मैं खुद बहुत दुखी था, लेकिन जब मैंने इस पेपर को पूरी तरीके से सॉल्व किया तो मेरे काफ़ी प्रेशर कम हो गया। यार इतना तो टफ नहीं था जितना टफ मैं अपने आप को इसको मान करके बैठा था, क्योंकि कई लड़कों ने बताया कि सर बड़ा दिक्कत हुआ, ऐसा है वैसा है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा अपने आप से दुखी था कि यार क्या हो गया जो मैंने सोचा था। लेकिन जब मैंने इस पेपर को सॉल्व किया तब मुझे समझ में आया कि नहीं, इतना भी टफ नहीं था। लेकिन यह है, ठीक है, क्वेश्चन को घुमाया गया है, लेंदी बनाने का प्रयास किया गया है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया। भारत ने अपनी एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली का अगस्त 2025 में परीक्षण किया। केरल के तट पर इस परीक्षण को किया गया। देखो आप बताओ इसका, यहाँ पर जो है जो सही आंसर है वो है आपका डी, ये सही है परंतु आर गलत है। अब देखो जो आंसर प्राप्त हुआ है यह एक जो है मतलब इस तरीके का प्रश्न है कि भारत अपनी एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली जैसे आयतन डोम की तर्ज पर प्रोजेक्ट कुश आदि का परीक्षण नियमित रूप से करता है। हालांकि
भारत में प्रमुख मिसाइल और वायु रक्षा प्रणाली के परीक्षण मुख्य रूप से उड़ीसा के चांदीपुर या राजस्थान के पोखरण रेंज में किए जाते हैं, ना कि केरल के तट पर। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि केरल मुख्य रूप से जो थुम्बा है साउंडिंग रॉकेट्स के लिए जाना जाता है। तो अभिकथन ए सही माना जाएगा और आर को हम भौगोलिक रूप से गलत मान सकते हैं। तो अब देखो इसमें आयोग क्या आंसर मानता है। अब देखो ये क्वेश्चन भाई हम लोगों ने तो नहीं देखा था, लेकिन ये अब थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग भी है। 2025 में अलग अलग तरीक़ों से जब हमने इसका आंसर देखने का प्रयास किया तो कहीं पर 66 दिखा रहा है तो कहीं पर 46 दिखा रहा है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो जो आंसर माना जाएगा वो लगभग 66 करोड़। बाकी आयोग देखो अब क्या मानता है, कई जगहों पर आपको 46 मिलेगा, कहीं पर आपको 66 मिलेगा। तो अब जो भी मानना हो अपने हिसाब से आप देखिए। फिलहाल तो मुझे लगता है कि आपको 66 मानना चाहिए। 2025 में प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर आयोजित महाकुंभ मेला ऐतिहासिक रहा। विभिन्न प्रमुख स्नान पर्वों के दौरान देश विदेश से करोड़ों यहाँ पर लोग आए। लगभग 66 करोड़ से अधिक लोगों ने यहाँ पर नहावन किया और विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन इसको माना गया। ठीक है, देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन, किसी स्थान के चुंबकीय आमोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ठीक है, नति कोण 60 डिग्री है तथा उस स्थान का पृथ्वी का चुंबकीय। तो ये भाई देखो अपने हिसाब से आप लोग इसका देख लीजिएगा आंसर। तो यहाँ पर जो मुझे मिला है आंसर वो है सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये लास्ट है। अब यहाँ पर देखो नीचे दिए गए कथन जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण, आप बताओ। इस तरीके से क्वेश्चन बनाया है भाई, बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ये क्वेश्चन आसानी से हमने सॉल्व नहीं कराया है, लेकिन आप कर लेंगे। तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कम से कम 15 क्वेश्चन आप लोग कर सकते थे और जो लोग होशियार थे वो कर भी गए हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये वाला आपका आंसर ये है, ए और आर दोनों सत्य है और आर एक की सही व्याख्या करता है। तो भारत अगर हम बात करें, भारत की अध्यक्षता में आयोजित जो G20 शिखर सम्मेलन 2023 जिसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, यह वाक्यांश प्राचीन जो संस्कृत ग्रंथ है महाउपनिषद से लिया गया है। यह थीम भारत के विश्व को एक परिवार मानने के दृष्टिकोण की पुष्टि करता है, इसलिए कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज इस जो हमारा जो हुआ बना हुआ पेपर था इसको हम लोगों ने सॉल्व किया और उम्मीद करते हैं कि आप इसके आंसर को जानने के बाद निश्चित तौर पर आप संतुष्ट होंगे। और उम्मीद करते हैं कि अगर आप चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं तो अब आप PDF ग्रुप से जुड़ करके अपने लेक्चर की तैयारी के लिए फोकस्ड हो जाइए फिर से। और बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर दिया करें यार। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।